कक्षा 12वीं हिंदी गद्यखंड पाठ 18 क्या लिखूं, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इस निबंध में लेखक ने जहां एक और आदर्श निबंध कैसे लिखें इसको स्पष्ट किया है, वहीं दूसरी ओर युवा और वृद्ध दोनों भिन्न भिन्न पीढ़ियों के उनके जो विचार हैं, उनकी जो दृष्टिकोण है, उनके अंतर को इस पाठ में उन्होंने स्पष्ट किया है। लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि इस पाठ में आए जो दो पात्र हैं नमिता और अमिता, उनके लिए उनको एक साथ दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार इस विषय पर उनको निबंध लिखने हैं, क्योंकि यह विषय पहले भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और नमिता और अमिता के कहने पर उनको दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार पर निबंध लिखना है। तो आगे लेखक कहते हैं, मुझे आज निबंध लिखना ही पड़ेगा। इसके लिए वे अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार A.G. गार्डिनर के लिखे निबंध की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि लिखने की एक मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। लेखक कहते हैं, गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं है, इस कथन के वास्तविकता में मुझे संदेह नहीं है, पर लेखक कहते हैं मेरे लिए कठिनाई यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। लेखक कहते हैं मुझे सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तभी मैं एक निबंध लिख सकता हूँ या लिख पाता हूँ। लेखक कहते हैं नमिता के कहे अनुसार और अमिता के कहे अनुसार मुझे दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, ये दोनों विषय पर निबंध लिखकर निबंध रचना का रहस्य समझाना है। आगे लेखक कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि इस पर 5 पेज लिखे जा सकते। इसी प्रकार दूसरा विषय समाज सुधार, यह ऐसा विषय है जिस पर आदिकाल से चर्चा हो रही है, जिस पर बड़े बड़े विद्वान अपने विचारों के संबंध में, इस विषय के संबंध में अपने विचार दे चुके हैं और उनके भी विचारों में मतभेद देखने को मिलता है समाज सुधार के विषय में। तो इस विषय पर मैं 5 पेजों में कैसे लिख दूं, ऐसा यह लेखक बता रहे हैं। इसलिए लेखक ने निबंध लिखने से पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों, उनके विद्वानों के विचार जानना वे चाहते हैं और कहते हैं एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। और उसी निबंध शास्त्र के आचार्य महोदय का विचार है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं, सामग्री और शैली। यहाँ लेखक के अनुसार निबंध लिखने में सामग्री से तात्पर्य लेखक के मन में उठने वाले विचारों के समूह से है। निबंध लिखने के लिए मस्तिष्क में जो विचारों की श्रृंखला होती है, जो विचारों की श्रृंखला आती है, उससे ही निबंध के लिए सामग्री मानी जाती है। पर यह नहीं जानता, अर्थात यहाँ लेखक कहते हैं मैं यह नहीं जानता था कि मुझे दूर के ढोल सुहावने होते हैं जैसे विषय पर निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पहले से मुझे ज्ञात होता तो मैं पुस्तकालय में जाकर अध्ययन कर लेता, पर मुझे तो अभी लिखना है। अब मुझे अपने विचारों पर विश्वास कर निबंध लिखना होगा, लिखना पड़ेगा। आगे लेखक बता रहे हैं कि विद्वानों का कहना है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। इस पर लेखक कहते हैं दूर के ढोल सुहावने
इस विषय पर रूपरेखा के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता। निबंध लिखने के बाद मैं उसका सारांश भले ही कुछ वाक्यों में लिख लूं। एजी गार्डिनर और शेक्सपियर जैसे साहित्यकार को नाटक लिखने में कोई परेशानी नहीं होती थी, परंतु उस नाटक के नामकरण में उनको बहुत कठिनाई होती थी। इसीलिए शेक्सपियर ने अपने एक नाटक का नाम जैसा तुम चाहो रख दिया था। अर्थात यहाँ लेखक का कहने का अर्थ है कि एक अच्छा विषय सामग्री हो, अर्थात अच्छे विचार हो, और निबंध छोटा होना चाहिए। साथ ही लेखक कहते हैं कि एक रूपरेखा होनी चाहिए तथा एक सुंदर उसका नाम होना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि अब मुझे शैली निश्चित करना है, जिसके लिए आचार्य महोदय का कहना है कि वाक्य छोटे छोटे हो पर एक दूसरे से संबंधित हो। पर लेखक के लिए समस्या यह है कि नमिता और अमिता यह न समझे कि यह निबंध मोटे अक्ल अर्थात मंद बुद्धि वालों के लिए है। जैसे बाणा भट्ट ने कादम्बरी में ऐसे वाक्य लिखे हैं जो लोगों के समझ से परे है। अंग्रेजी के निबंधकार माल्टेन के जो कुछ वाक्य देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में प्रबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। उसके पश्चात हिंदी साहित्यकारों में ऐसा निबंध का विकास आधुनिक युग में देखने को मिलता है। आगे लेखक कहते हैं, मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आ रही है। एक बार प्यास लगने पर अमीर खुसरो एक कुएं के पास गए, जहाँ पर 4 औरतें पानी भर रही थी। अमीर खुसरो ने औरतों से पानी मांगा तो पहली महिला ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, वहीं दूसरी महिला ने चरखे पर, इसी प्रकार तीसरे ने कुत्ते और चौथे महिला ने ढोल पर अमीर खुसरो को कविता सुनाने के लिए कहा। अमीर खुसरो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने एक ही पद्य में, एक ही कविता में चारों के कहे अनुसार कविता कह दिया और कहते हैं, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठे ढोल बजाए। कवि कहते हैं, मुझ में अमीर खुसरो जैसी प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार कर लेने से मेरी समस्या आदि हो जाएगी। मैं भी एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार लूँगा, अर्थात मैं एक ही निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूँगा, कर सकता हूँ। आगे लेखक बख्शी जी बता रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कहने का अर्थ है, यथार्थ वास्तविकता का ज्ञान दूर से नहीं होता, अथवा दूर की साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। जैसे ढोल के पास बैठे लोगों के लिए ढोल की आवाज़ कानों को फाड़ने वाली अप्रिय लगती है, वहीं दूर बैठे किसी नदी किनारे शाम के समय किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही ढोल की आवाज़ मधुर लगती है। ढोल की इन्हीं आवाज़ों, इन्हीं शब्दों को सुनकर दूर बैठा व्यक्ति अपने हृदय में किसी विवाह उत्सव के चित्र अंकित करता है, कल्पना करता है, और वह अपने कल्पना में लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। मानो तो उस नववधू के मन में जुटने वाले प्रेम है, उनका जो उल्लास है, उनका जो संकोच आशंका है, ये सभी उनके हृदय में जो ढोल की आवाज़ की कंपन है, जो कर्कशता है, वह नववधू को भी मधुर लगती है। बात कहने का अर्थ है, दूर बैठे लोगों के लिए यह मधुर ध्वनि लगती है, वहीं पास बैठे लोगों के लिए भी ढोल की जो कर्कशता है, जो कटुता है, वह उनको मधुर लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि अगर उनके मन में हर्ष हो, उल्लास हो, जन्म उत्सव हो, विवाह उत्सव हो, अगर वह उनमें शामिल हो, उनको उत्साह है, तो जो ढोल की कर्कशता है उनको मधुर लगती है। मगर जिसके मन में उत्साह ना हो, उमंग ना हो, हर्ष ना हो, उनको ढोल की आवाज़ कर्कशता
लगती है और दूर बैठे व्यक्ति को तो ढोल की आवाज़ एक प्रेम का संदेश, सुनहरा अवसर। अगर उनके मन में एक अच्छा कल्पना हो तो दूर से बैठे व्यक्ति के लिए जो ढोल की आवाज़ है वह मधुर लगती है। अर्थात दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अर्थात दूर से हर वस्तु अच्छी लगती है, मगर उसका वास्तविकता अगर जानना है तो उसके मन में जो उठने वाले प्रेम है, उत्साह है, उमंग है, जन्म उत्साह है, विवाह है, तो पास बैठे व्यक्ति के को भी दूर की जो ढोल की जो कर्कशता है वह भी अच्छी लगती है। आगे लेखक कहते हैं, जिन युवकों को कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उन्हें यह संसार अत्यंत सुखद एवं आकर्षक लगता है। ऐसे युवकों को केवल एक ही प्रकार के दुख का अनुभव होता है, वह है विरह का दुख, अर्थात अपनी प्रेमिका से दूर रहने का दुख। इसके अतिरिक्त जीवन में उनके लिए और कोई परेशानी का कारण नहीं होता। प्रेम में ही वे जीवन का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए या जीवन के लिए रोटी दाल आवश्यक है, वैसे उनके लिए प्रेम आवश्यक है। प्रेम ही उनके लिए व्यापार है, उनकी रोजी रोटी है। वे प्रेमिका के सानिध्य में पहुंचकर सारा दुख भूल जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि दुरस्त हर वस्तु हमें आकर्षित लगती है, क्योंकि उसका कटु यथार्थ हमारे सामने नहीं होता। दूर बजने वाले ढोल का स्वर मधुर लगता है। उसका कारण यह है कि दूर रहने के कारण उसकी कठोरता का आभास नहीं हो पाता, उसके दोष प्रकट नहीं होते। लेखक ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए तरुणों का उदाहरण दिया है। उन युवकों को यह संसार अत्यंत सुखद प्रतीत होता है जो इसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हैं, जिन्हें संसार में कुछ पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। उन्हें यह संसार आकर्षित लगता है। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। लेखक द्वारा ऐसे कहने के पीछे आशय यह है कि वृद्धों को अपना बीता हुआ समय सुखद लगता है। वे अपने अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं। वे अपने बचपन युवावस्था को व्यतीत कर चुके होते हैं, अर्थात उनसे दूर हो गए होते हैं, अतः वह उस समय में सुख का अनुभव करते हैं। तरुण भविष्यजीवी होते हैं। वे आने वाले कल की सुख और आकर्षक कल्पना करते रहते हैं। उन्हें वर्तमान की अपेक्षा सुनहरे भविष्य से आशा रहती है। वे भविष्य को अतिशीघ्र वर्तमान में लाने के लिए उतावले रहते हैं। इस प्रकार वर्तमान के प्रति दोनों के मन में आक्रोश रहता है। दोनों ही वर्तमान को परिवर्तन कर लेना चाहते हैं। दोनों ही वर्तमान को बदलने के प्रयासरत रहते हैं। आगे लेखक कहते हैं, प्रत्येक समय हर युग समाज में सुधार होते रहते हैं। भारत में भी बहुत से समाज सुधारक हुए। बुद्धदेव, महावीर, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, महात्मा आदि अनेक समाज सुधारक हुए। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हो। प्राचीन काल से आज तक जितने सुधार हो गए हैं, किंतु सुधारों का अंत नहीं हुआ। सुधारों का दल नगर नगर गांव 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 में होता है। समाज में रोज नए नए दोष उत्पन्न होते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। जो कभी सुधार थे वे आज दोष हो गए हैं, उनका नव सुधार किया जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसीलिए कहा गया है कि न दोषों का अंत है न सुधारों का। हिंदी में जो नए नए साहित्य का निर्माण हो रहा है, उनके प्रगतिशील साहित्य का नाम दिया जा रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उन्हें साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय पश्चात उनका यह साहित्य अतीत का स्मारक हो जाएगा और पुनः नई पीढ़ी नए साहित्यकार द्वारा नए नए साहित्य का निर्माण होगा, जिसे प्रगतिशील साहित्य का नाम दिया जाएगा। यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। तो हमने इस पाठ में देखा कि लेखक बता रहे हैं कि क्या लिखूं, अर्थात वह यह कहते हैं कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, उसकी रूपरेखा हो, छोटी हो। अनेक विद्वानों विचारों के उन्होंने उदाहरण दिए और उसके बाद उन्होंने तरुण और युवा वर्ग, जो तरुण वर्ग है वो भविष्य को अच्छा मानते हैं और जो वृद्ध है वो अपने बीते हुए समय को अच्छा मानते हैं, और दोनों अपने वर्तमान में सुख का अनुभव नहीं करते। मगर जो दूर की ढोल है, वो जो वास्तविकता है वह उनसे कहीं परे होती है, क्योंकि प्रत्येक युग सुधार का युग है और हमेशा लोगों को आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो यह थी पाठ क्या लिखूं। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।